नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ध्वनि तरंगों का। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। अवश्रव्य तरंगें यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगें यानी कि ऑडिबल वेव्स। तो ऑडिबल से ही हमें समझ में आ रहा है कि इनको हम सुन सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से काले हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, इन सब चीज़ों में हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो चाहे वो किसी भी माध्यम में हो, आवृत्ति सेम रहेगी। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता यानी कि यह होता है नमी, ह्यूमिडिटी। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, माध्यम देखेंगे और ध्वनि की चाल देखेंगे मीटर पर सेकंड। तो वायु में कितनी है? 332, हाइड्रोजन में 1269 1269, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 260, भाप 100 डिग्री सेल्सियस 405, अल्कोहल 1213 1213, जल में है 1483 1483, समुद्री जल में है 1533 1533, पारे में है 1450 1450, कांच में है 5640 5640, एल्यूमिनियम में 6420 और लोहे में है 5130। तो अब आपको यहाँ ये टेबल दी हुई है। अब इसके हिसाब से आपसे ये पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में और सबसे कम किस में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता यानी कि लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद यानी कि धीरी सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। तारत्व यानी कि पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी यानी कि ग्रेव या पतली श्रिल कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वहीं आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि
मोटी होती है यानी कि ग्रेव होती है। गुणता, क्वालिटी, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है उसे गुणता कहते हैं। ध्वनि की गुणता सनादि स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर -2 में व्यक्त किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ठीक है, तो आपने डेसिबल तो सुना ही होगा, जैसे कि फुसफुसाहट की आवाज़ है तो इतने डेसिबल की है। तो बेल जो है वो क्योंकि बड़ा मात्रक है इसलिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, जहाँ पे आई क्या है, ध्वनि की तीव्रता। अब प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में अंतर क्या है? प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है और ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, सुग्राह्यता का मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई कम सुनता है तो कोई तेज ध्वनि भी होगी तो उसे कम सुनाई देगी। ठीक है, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि यानी कि एको, जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। एग्जैक्टली है 16.6। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अनुनाद या रेजोनेंस, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफियरेंस ऑफ साउंड, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही कला फेज में पहुंचती हैं तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगें विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है और इसे विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का तरंगदैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है और इसी घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है और इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। मैक संख्या, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं।
यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक यानी कि हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग शॉक वेव्स। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है और इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर आपकी श्रव्य होती हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, और फिर पराश्रव्य होती हैं 20,000 से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। ठीक है, तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो में 1,000। अब हर्ट्ज की बात होगी तो 1,000 हर्ट्ज हो गए, ग्राम की बात होती है तो 1,000 ग्राम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज हो जाएंगे। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, 20 किलो हर्ट्ज भी आ सकता है और 20,000 हर्ट्ज भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। शिकार, परभक्षियों तथा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? यह है प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। ध्वनि का तत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होती है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तरंग का वेग v, आवृत्ति n है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो इनका संबंध क्या है? v = n × लैम्डा या n लैम्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती हैं। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है, बिल्कुल सही है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। देखिए इसका रीज़न गलत है। ठीक है, इंफ्रासोनिक कौन सी हो गई? आपकी अवश्रव्य। ठीक है, जो कि आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। ठीक, तो चमगादड़ जो है उससे निकलती हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कौन सी? पराश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर रीज़न गलत हो जाता है, असर्शन आपका सही है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक होना चाहिए या पराश्रव्य होना चाहिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तब भी 332 ही होगी, क्योंकि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। ठीक है, तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना होगा, इसकी टेबल हम पहले कर चुके हैं। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में से अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? लगभग 330 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो 332 होता है, कहीं कहीं 31 भी दिया होता है। ठीक है, तो इसलिए हम नॉर्मली ये लेकर चलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो उसमें ये 386 के करीब होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ठोस में सबसे तेज है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद तरल में होता है और उसके बाद गैस में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहे में। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। देखिए ये गलत है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है।
आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग में प्रभावित नहीं होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ठीक है, तो अगर ये होता है कि तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, वो भी आपका सही होता है। लेकिन यहाँ देखिए बाकी सब ऑपोजिट है कि बढ़ रहा है तो घट रहा है, आश्रित नहीं है, घटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि वायु में अगर तापमान बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा और अगर कम हो रहा है तो कम होगा। ठीक है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई देती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगों की चाल तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ठीक है, तो दोनों ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, इसलिए रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई देती है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अच्छा देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है और इससे आपको शायद याद रखने में ईजी रहेगा। परा यानी कि होता है उससे ज़्यादा, पराश्रव्य यानी कि सुनने से ज़्यादा। ठीक है, जिसे हम सुन नहीं सकते। पराध्वनिक यानी कि ध्वनि से ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ध्वनि की चाल से जो अधिक होगा तो वो आपका हो गया पराध्वनिक। तो पराध्वनिक विमान कैसे होगा? जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलते हैं। ठीक है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। ठीक है, इसका मतलब मैक संख्या बराबर वस्तु का वेग डिवाइडेड बाय ध्वनि का वेग। ठीक है, और माध्यम सेम होना चाहिए, परिस्थितियां सेम होनी चाहिए। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व यानी कि पिच। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ये होता है तारत्व। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मधुर आवाज़ किसकी लगेगी या पतली किसकी होगी? जिसका तारत्व अधिक होगा। ठीक है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली यानी कि श्रिल होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, केवल ध्वनि गुणता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? यह है ध्रुवण। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो 95 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। घटना उदाहरण है डॉपलर इफेक्ट का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी जिससे साफ सुनाई देगा। डेसिबल का प्रयोग हम किसके मापने के लिए करते हैं? ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होगी। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के।
एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़े रहना चाहिए? 56 फीट। ठीक है, तो परावर्तक तल से वैसे कितनी दूर होना चाहिए? 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर इज इक्वल टू होता है 55.74 समथिंग फीट। तो इसलिए हम उसको राउंड फिगर की बात करें तो 56 फीट ले लेते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस स्थान पर कार्य करता है? परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों द्वारा। अनुरणन कॉल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? सेबिन ने। गूंजहीन हॉल यानी कि डेड हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? 0 सेकेंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, संभव है अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो अनुनाद के कारण होगा। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण अनुनाद है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब हम किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजाते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाशघर यानी कि लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र यानी कि साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ये होता है व्यतिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है विवर्तन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। चलिए, तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।